नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जाना था और उनसे जो कुछ शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख वाक्य बच गए थे पिछली वीडियो में, वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने उनके शासन व्यवस्था के साथ साथ प्रमुख अधिकारियों के बारे में भी जानकारी ली थी कि प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे और उनके क्या क्या कार्य थे। उनमें से इस वीडियो के माध्यम से भी हम उनमें से कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में यानी गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और राजस्व विभागों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। गुप्त समय में जब पिछली बार मैंने आपको बताया प्रमुख अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के, विषय परिषद के बारे में, इसी प्रकार नगर परिषद गुप्तों की। तो क्या थी? गुप्त वंश। गुप्त वंश में गुप्त काल में नगर पालिकाएं थी। भाई, जब शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम बातें कर ही रहे हैं तो शासन व्यवस्था में क्या है, प्रमुख अधिकारियों के बाद में जो आगे के क्रम में बढ़ते हैं तो गुप्त काल में नगर पालिकाओं की बातें आती हैं कि गुप्त काल में नगर पालिकाएं थी जिनके जो प्रधान थे यानी नगर पालिका के जो अधिकारी थे, प्रधान थे, वो पुस्तपाल थे। पुस्तपाल कौन थे? जो कि गुप्त समय में कागज पत्रों की सुरक्षा रखते थे, तो इन्हें पुस्तपाल नाम से गुप्त समय में, गुप्त काल में पुकारा जाता था। ये क्या थे? ये नगर पालिका के प्रधान भी थे। और नगर परिषद प्रमुख, गुप्त काल में नगर पालिका के साथ साथ जो इसमें नगर परिषद थी गुप्त काल में, तो उसके जो प्रधान थे वो क्या थे, क्या कहलाते थे? नगरपति। नगरपति के बाद में अगर हम बातें करें गुप्त काल से शासन व्यवस्था से संबंधित बातें हैं जो कि एक तो पिछली वीडियो में हमने कवर करी थी और इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जान रहे हैं। तो क्या थे? धर्मशाला, धार्मिक कार्य करने वाले पर्यवेक्षक, जो धार्मिक कार्य यानी कि मंदिरों का निर्माण, धार्मिक शिक्षा का निर्माण, संस्थाओं का निर्माण आदि करने वाले जो धर्मशाला पर्यवेक्षक थे उनका क्या? अवस्थित कर्मचारी, उनको अवस्थित कर्मचारी कहते थे। और गुप्त समय में क्या, जितने भी आज तक शासन हुए हैं गुप्त समय के, जितने भी गुप्त समय ना उससे पूर्व या इसके बाद के भी, शासन की सबसे छोटी इकाई आपको मालूम ही है कि सबसे छोटी इकाई क्या? गांव थी। सबसे छोटी इकाई किसी भी राजवंश को समय को उठा के देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई गांव ही मिलेगी सब में। ठीक है, इनके लेकिन इनमें एक चीज है, इस पे आप थोड़ा गौर करना क्योंकि पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन इन चीजों से पूछे जाते हैं। वो क्या चीज, उस पर थोड़ा बारीकी से गौर करेंगे। वो ये कि जहां पर गांव सबसे छोटी इकाई है तो इसका जो प्रधान होते थे, गांव का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक होता था, लेकिन गुप्त काल में उन्हें कई नामों से जाना गया, कई नामों से उसे पुकारा गया। वो कौन कौन से हैं? तो क्या? ग्रामिक, ग्रामपति और महत्तर। ये गांव प्रधान के मुखिया थे। ये गांव के नाम को इस तरीके से पुकारा जाता था। और ग्राम सभा अधिकारी, इसके बाद में, सॉरी माफ कीजिएगा, गांव सबसे छोटी इकाई गांव थी, सबसे छोटी इकाई गांव थी, माफ कीजिएगा। लेकिन गांव को किन किन नामों से पुकारा गया, उसके मुखिया ये थे। लेकिन गांव में एक सभा भी थी। क्या? गांव को तो छोटी इकाई गांव और गांव के मुखिया को किन किन नामों से पुकारा गया? वो ये तीन नाम जो कि केवल गुप्त काल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद में अगर बात करें गुप्त काल से ही, तो इसमें एक सभा भी थी, गांव की सभा थी। और इसके सभा अधिकारी को क्या कहते थे? यथा। गांव का जो सभा अधिकारी थे उनको क्या कहते थे? यथा, महत्तर, ग्रामिक और कुटुंबी वन। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें जो मिलती है गुप्त काल से में दामोदर ताम्रपत्र से भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। भाई, एक तो जानकारी हमें गुप्त शासन से मिलती है इनके बारे में कि गांव की सबसे गुप्त शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और गांव को इन नामों से जाना जाता था, इनके अधिकारी को इन नामों से जाना जाता था। यानी ये गुप्त काल के नाम हैं अधिकारियों के। ये ना समझना कि गांव के नाम है, ये गुप्त काल के अधिकारियों के नाम है जिनको जाना जाता था
और जो सभा के अधिकारी हैं उनको इन नामों से जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें इतिहास में कहां से मिलती है? तो दामोदर ताम्रपत्र से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, उसमें भी ये प्रमाण है। और मध्य ग्राम सभा को मध्य भारत में देखो, एक तो हो गई गुप्त वंश के बाद कि गुप्त वंश में इस प्रकार से नाम थे जो साक्ष्य मिले, लेकिन मध्य भारत में जो गुप्तों के क्या थे, क्या बोलते थे? पंचमंडली। यानी ग्राम सभा अधिकारियों को तो इन नामों से जाना जाता था, लेकिन मध्य भारत में ग्राम सभा को पंचमंडली नाम से जाना जाता था। और बिहार में ग्राम जनपद के नाम से जाना जाता था। ग्राम और विषय के मध्य क्या जानकारी मिलती है? ग्राम और विषय के मध्य पेट भी था, यानी विषय जो कि जिले थे, और जिलों के बाद में जैसे गांव का नाम आता है, लेकिन गांव से बड़ा और जिलों से छोटा क्या था? उसका नाम पेट। ये चीजें आपने ध्यान देने वाली है, क्योंकि पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं आधारों पर पूछे जाते हैं। पेट थी। और राजा को क्या करते थे उस समय? न्यायाधिपति। राजा को न्यायाधिपति बोला जाता, क्योंकि राजा राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना जाता था सभी शासनों के सभी कालों के अंतर्गत। ठीक है। और न्याय के गुप्त काल में क्या था? न्याय के 4 वर्ग थे। गुप्त काल में न्याय के 4 वर्ग थे। वो कौन कौन से थे? राजा, श्रेणी, पुग और कुल। यानी राजा का न्यायालय, श्रेणियों का न्यायालय, पुग का न्यायालय और कुल का न्यायालय। गुप्त काल में 4 वर्ग बने न्याय के। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में भी इसकी जानकारी है, प्रमाण है, क्योंकि स्मृतियों की जो रचना हुई थी वो ज्यादातर गुप्त काल में ही हुई थी। और पुराणों की, यानी शुरू तो इनसे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन गुप्त काल में भी इनकी स्मृतियों की रचना हुई थी। और पुराणों में भी गुप्त वंश को पुराणों में भी, यानी जो पुराण है वो गुप्त वंश के उल्लेख के बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या है? स्मृतियों में भी पुग और कुल संस्थाएं हैं, यानी स्मृतियां भी हमें इस चीज की जानकारी देती हैं। और पहली बार न्यायालय यानी व्यवहारिक दंड विधि, फौजदारी यानी व्यवहारिक विधि है दीवानी की, और फौजदारी दंड विधि है। यानी कि पहली बार 2 पृथक क्या हुए थे? ये पृथक और परिभाषित हुई थी। क्या हुई थी? पहली बार दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। ये गुप्तों के शासन से संबंधित है, जो कि पेपरों में पूछी जाती है, इसलिए इन्हें थोड़ा बारीकी से समझेंगे। क्या है कि दीवानी न्यायालय, तो इसमें के अंतर्गत क्या था? व्यवहारिक विधियां थी। फौजदारी, इसके अंतर्गत क्या? दंड विधि। दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के वहां पर न्यायालय थे। इनको पृथक और परिभाषित हुआ था, यानी कि ये दंड जो न्याय व्यवस्था है वहां पर पहली बार पृथक हुई थी। इसका उल्लेख हमें क्या करते हैं? फाइयानवी इसका उल्लेख हमें देते हैं। और वो क्या कहते हैं? फाइयान कि गुप्त काल में दंड विधि जो है ना, दंड विधान कम कठोर था। फाइयान जी कहते हैं कि दंड विधान गुप्त काल में ज्यादा कठोर नहीं था, कम कठोर था। लेकिन और क्या था? मृत्यु दंड नहीं था। फाइयान जी बताते कि मृत्यु दंड भी नहीं था, केवल एक दंड था। दंड के रूप में क्या था? आर्थिक जुर्माना। अगर वहां पर कोई आदमी किसी भी तरीके का अपराध करता था तो फाइयान जी कहते हैं कि न्याय बहुत कमजोर था, न्याय विधान जो वहां पर कमजोर था, तो मृत्यु दंड था ही नहीं, तो क्या करते थे? आर्थिक जुर्माना लगाते थे। कोई अगर चोरी के अपराध में पकड़ा जाए, किसी भी तरीके से पकड़ा जाए, तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाओ और पैसे वसूल करो, या उसके जुर्माने के तौर पर कर वसूल करो और उसे छोड़ दो। ठीक है। तो क्या हुआ? आर्थिक जुर्माना था। गुप्त काल में प्रमुख विभागों की बात करते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से प्रमुख विभाग थे। राज विभाग था, न्याय विभाग था, लोकोपारी विभाग था और कार्य विभाग था। लोकोपारी कार्य विभाग और सेना विभाग और आरक्षी विभाग, ये गुप्त काल के प्रमुख विभाग हैं, जो कि उस समय
गुप्त शासन के अंतर्गत थे। राजस्व विभाग की बात करते हैं गुप्त काल के अंतर्गत। उस समय गुप्तों के समय में क्या था कि भूमि कर बढ़े, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। गुप्त काल में ना भूमि कर तो बढ़े थे लेकिन वाणिज्य व्यापार कर घटे थे। वाणिज्य यानी कि जो वाणिज्य का मतलब क्या है, वाणिज्य लेखा जोखा प्रणाली, ये क्या आते हैं, व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या था, ये कर घटे थे। भूमि कर तो बढ़े थे लेकिन वाणिज्य यानी कि व्यापार कर घटे थे। करों के अगर नामों की बात करें गुप्त काल में, गुप्त काल से संबंधित करों के नाम कहते हैं भाग। भाग क्या था, ये जो कर वसूल किया जाता था उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। और भोग, भोग क्या था, जो राजा को प्रतिदिन इच्छा अनुसार स्वच्छता से क्या स्वेच्छा से दिया जाता था। क्या था, प्रतिदिन क्या देते थे इसमें, फल फूल सब्जी का भेंट, जो कि राजा को प्रतिदिन दिया जाता था। इस कर को क्या कहते थे, भोग कर। पुंगद्रक कर, ये क्या था, भूमि कर। ये एक प्रकार का भूमि कर था, ये भूमि के रूप में भूमि के ऊपर वसूल किया जाने वाला कर था। ऊपरी कर, गुप्त काल से अगर हम ऊपरी करों की बात करें तो ये क्या था, रेयतों यानी भूमि के जो स्वामी थे उनसे नहीं लिया जाता था, ये रेयतों से वसूल किया जाता था, रेयतों से वसूल किया जाता था, ना कि भूमि के स्वामियों से। ठीक है। चरासन कर, गुप्त काल में चरासन कर था जो चरागाहों पर लगाया जाता था, ये चरासन कर कहलाता। हल कर, गुप्त काल में और कौन सा था, हल कर, जो कि हल पर लगाया जाता था। पण्य क्या था, ग्रामवासियों, ये ग्रामवासियों से लिए जाने वाला अनिवार्य कर, जो कि वहां पे गांव में बस्ती में रहते थे लोग, उनसे लिए जाने वाला, यानी ये समझ लीजिए एक तरह से गांव में बसने के लिए एक तरह का रूम रेंट, हाउस कर, जो कि अनिवार्य था, ये ग्रामवासियों से लिया जाता था। चाट क्या थे, लुटेरों द्वारा, चाट कर जो था वो लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर, यानी लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति कर था। लुटेरों से जो कर लिया जाता था उसे बोलते थे चाट। वो किस एवज में लिया जाता था, उत्पीड़न से मुक्ति करने के लिए। मान लीजिए वो जो थे वो लुटेरे, वो किसी को बंदी बना लेते, उनका उत्पीड़न करते थे, उत्पीड़न करते थे तो उनसे लिया जाता था कर, चाट कर। लेकिन गुप्त काल में लुटेरों से भी लिया जाता था, फिर वो लुटेरे उनसे लेते थे उत्पीड़न की मुक्ति कर के लिए। ठीक है। बात करते हैं अब गुप्त काल से भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले, भाई ये राजस्व विभाग है। इनके बाद में अगर हम बातें करें करो कि जो राजस्व है भूमि अधिकारी की अगर हम बात करें तो कर क्या थे वहां पर, भाई गुप्त काल में कर्ज लिए जाते ना, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हिरण्य कर, जो कर लिए जाते थे वो नगद और अन्न यानी मेय। हिरण्य यानी नगद भी लिए जाते थे कर, और मेय यानी अन्न कर भी थे। अब इनके भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी ध्रुवाधिकारी, इनके बारे में थोड़ी आगे अभी हम पढ़ेंगे। बात करते हैं भूमि अनुदानों के बारे में कि भूमि अनुदान के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिन पर क्वेश्चन पेपरों में बन सकते हैं या पूछते भी हैं। ठीक है। क्या थे, इनका जो प्रचलन है भूमि अनुदान का वो गुप्त काल में सबसे अधिक हुआ था। गुप्त काल में सबसे अधिक हुआ था भूमि का प्रचलन यानी अनुदान देने का। लेकिन ये जो शुरू हुआ था ना, शुरू वो मौर्य उत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद में ये अनुदान की जो प्रक्रिया है दान देने की शुरू तो हुई थी मौर्य उत्तर काल में। शुरू जो हुआ था मौर्य उत्तर काल में हुआ था, लेकिन इसका अधिक प्रचलन, यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। क्या, शुरू करने वाला अनुदान मौर्योत्तर काल, लेकिन अधिक प्रचलन गुप्त काल में। क्योंकि मौर्यों के बाद में तो विदेशी आक्रमणकारी भी थे और देशी राजा भी थे। वो हमने पिछली वीडियो में जाना विदेशी कौन कौन से आक्रमणकारी थे, उसके बाद में फिर देशी राजा भी थे।
एक तरफ विदेशी थे, एक तरफ देशी थे, उनके बाद में ही तो गुप्त आए थे। तो मौर्य उत्तर काल में ये शुरू हुआ था और गुप्त काल में सबसे ज्यादा अधिक हुआ था। इसमें कौन कौन से ऐसे अनुदान थे जो दिए जाते थे, उनके बारे में देखते हैं। ब्रह्मोदय, ब्रह्मोदय अनुदान क्या था? गुप्त काल में केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था। ये जो अनुदान है गुप्त काल में, ये ब्रह्मोदय अनुदान, एक तो ये है कि ये शुरू मौर्योत्तर काल में हुआ था, दूसरा ये है कि इस तरीके का जो दान है वो गुप्त काल में अधिक हुआ था। और दिया किसको जाता था? तो ब्राह्मणों को। अग्रहार, अग्रहार क्या है? गुप्त काल में शुरू हुआ था। ये जो है अग्रहार गुप्त काल में शुरू होने वाला, ये यहां पर थोड़ा सा आप जानने की थोड़ी कोशिश करना। इनसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखो। कि जो अनुदान है ब्रह्मोदय अनुदान क्या है? गुप्तों के काल में शुरू हुआ था अधिक। गुप्तों काल में तो प्रचलन इसका इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा, लेकिन शुरू मौर्योत्तर काल में। कौन सा? ब्रह्मोदय। दिया किसको जाता था? ब्राह्मणों को। अग्रहार ये शुरू कब हुआ? गुप्त काल में, लेकिन अधिक जो प्रचलन है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के बाद। यानी गुप्तों के बाद 3 राजवंशों का उदय हुआ था, मोत्री, मैत्रिक, वर्धन वंश, ठीक है ना, वाकाटक वंशों। तो उनके में क्या है? शुरू मौर्य, यानी प्रचलन जो अधिक हो गया इसका, किसका? अग्रहार वाले का। अग्रहार जो अनुदान है शुरू तो गुप्त काल में हुआ था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में बहुत ज्यादा, और पूर्व मध्यकाल में इसके अंतर्गत क्या था? दान में पूरे गांव को ही दे देते थे, लेकिन इस अनुदान को लेने वाले कौन थे? ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसके अंतर्गत दान में पूरा गांव भी दे दिया जाता था। अक्षय निधि अनुदान, अक्षय निधि अनुदान, ये जो अनुदान है ये शुरू कब हुआ था? ये हुआ था कुषाणों के काल में, यानी मौर्योत्तर के बाद कुषाणों के काल में ये शुरू हुआ था। और इसका जो उल्लेख है, उल्लेख कहां पे है इसका? भाई अक्षय निधि अनुदान शुरू हुआ था कुषाणों के काल में। इसका जो उल्लेख है, जो हमें इतिहास में इसका प्रमाण मिलता है, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है हुविसक के मथुरा लेख में। हुविसक के मथुरा लेख में इसको जो प्राप्त करने वाले थे किसान, क्या करते थे? प्राप्त आय का प्रयोग करते थे। यानी कि हुविसक के मथुरा लेख में यह जानकारी मिलती है कि अक्षय निधि अनुदान कुषाण काल में शुरू हुआ, क्योंकि इसका उल्लेख मथुरा लेख में है, जो कि हुविसक का है। इससे जो है, इस भूमि से जो प्राप्त आय है उससे किसान इस कर के ना प्रयोग तो कर सकते थे, यानी उससे कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसे हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। यह विशेषता है इस अनुदान की कि उससे कमाए हुए, एक तरीके से ये समझ लो, किसी भी खेती को वो करते तो थे, लेकिन वो उनकी खुद की खेती नहीं कह सकते थे, यानी रजिस्टर्ड नहीं थी, एक तरीके से हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में इसी पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को इसको दान में दिया। यानी कि जो कुषाण काल में ये अनुदान अक्षय निधि शुरू हुआ था, इसी के आधार पर गुप्तों ने भी इसे अपनाया और इसी पद्धति को ब्राह्मणों को इसी के अनुसार दान में दिया था। निवि धर्म, निवि धर्म क्या था? शैक्षणिक संस्थाएं। इसमें क्या था? निवि धर्म अनुदान। निवि धर्म अनुदान का है कि जो शिक्षित संस्थाएं थे उस समय, मन धार्मिक स्थल थे वो, ठीक है ना, संस्थाएं धार्मिक स्थल, इसमें क्या आता? दान ग्रहीता, यानी दान लेने वाले जो थे उनको ये भूमि दान दिया जाता था। शिक्षण संस्थाओं को इसमें दिया जाता था। क्या था वो? दान ग्रहित को भूमि दान कहते थे। अप्रदा निविधान, अप्रदा निविधाम धर्म, सॉरी धर्म, अप्रदा निविधर्म, ये किसको दिया जाता था अनुदान? ये अनुदान दिया जाता था भूतपूर्व उच्च अधिकारी। ये दिया जाता था भूतपूर्व उच्च अधिकारी गुप्त काल के।
अन्य किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। यानी उच्च अधिकारियों को दिए जाने वाला दान था अप्रदान धर्म। ठीक है, इसकी यह विशेषता है अनुदान की। और दान ग्रहता का भूमि पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। देखो क्या विशेषता है इस अनुदान की। विशेषता यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को यानी उच्च अधिकारी को या प्रशासनिक अधिकारी को दिया तो जाता था ये, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं था वो उसका, यानी उस पर इसका अधिकार नहीं था, राज्य का ही अधिकार था। ठीक है, भूमि छिंद्र न्याय अनुदान, ये किसको दिया जाता था गुप्त काल में? भूमि छिंद्र न्याय अनुदान दिया जाता था भूतपूर्व सैनिक या उसके परिवार को। ये जो दिया जाता था भूतपूर्व सैनिक और उसके परिवार को दिए जाने वाला अनुदान है, किसके लिए, किस उपलक्ष्य में दिया जाता था? इसलिए कि बंजर भूमि पर यह आवास के एवज में दिया जाता। यह बंजर भूमि को रहने योग्य बना लेते थे, जिस कारण इसको दिया जाता था। भूमि पर जो गुप्त काल में जो बंजर भूमि को आबाद कर लेते थे उनको भूतपूर्व सैनिक और परिवार को यह दिया जाता था। और उसमें क्या इसकी खास बात है कि भूमि कर माफ कर दिया जाता था। भूमि कर यानी इस पर जो लगान था उसे, भूमि पर जो लगान था इस भूमि पर उसे माफ कर दिया जाता था। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र। यानी कि देखो अर्थशास्त्र का जो संपूर्ण अध्याय है इसी पर लिखा हुआ है। भूमि छिद्र न्याय अनुदान पर अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्याय लिखा हुआ है। यानी ये जो अनुदान है ये मौर्य काल में भी था, क्योंकि अर्थशास्त्र में इसकी हमें प्रमाण मिलते हैं, जानकारी मिलती है। भोग ग्राम अनुदान गुप्त काल का एक और अनुदान था जिसका नाम था भोग ग्राम अनुदान। इसको पाने वाला व्यक्ति क्या था? सेवारत अधिकारी, यानी कि वो गुप्त शासन के अंतर्गत सेवक अधिकारी था। पाने वाला कौन सा? जो सरकारी अधिकारी, मानो एक तरह से राजा के अधीन सेवारत कार्य करने वाले अधिकारी को भोग ग्राम अनुदान दिया जाता था। अब देखो करों की अदायगी, मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर कितने प्रकार से वहां पर लिए जाते थे। किस किस प्रकार के कर थे? भाग, भोग, उद्रंग, हलदंड, प्रिय, चरासन, इस प्रकार के कर थे। ये किस प्रकार से लिए जाते थे गुप्त काल में? तो वो लिए जाते थे हिरण्य यानी नगद लिए जाते। मेय यानी अन्न के रूप में भी, जिस पे पैसे हैं, मुद्रा है, वो नगद दे दो, नहीं है तो उसके एवज में अन्न, जो भी तुमने उगाया है अन्न उसे दे दो। दो तरीके से लिया जाता था। इस भूमि कर को संग्रह करने वाला अधिकारी क्या था? जो भाई इनको संग्रह यानी इकट्ठा करता था, क्या करते हैं उसके? ध्रुवाधिकारी जो था वो क्या था? भूमि संग्रह करने वाले, भूमि कर को संग्रह करने वाला जो अधिकारी था गुप्त समय में ध्रुवाधिकारी था वो। और भूमि लेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? महाअक्षपटलिक क्या था? भूमि लेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। और इसका दूसरा नाम क्या था? कारणिक। एक तो महाअक्षपटलिक और कारणिक। ठीक है, और भूमि संबंधी विवादों का, यानी भूमि के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, फौजदारी हो जाए, कुछ भी हो जाए एक तरीके से, तो क्या था? उसको निपटारा करने वाला अधिकारी कौन था? न्यायाधिकरण। ये न्यायाधिकरण, न्यायालय, न्याय देने वाला, लेकिन उसका जो अधिकारी था वो न्यायाधिकरण कहलाता था कुछ समय में, गुप्त समय में। इन्हीं के साथ में जब गुप्तों की जो ताकत है, जो शासक थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते चले गए, निर्बल होते चले गए, तो सामंतवाद का भी उदय शुरू होता है। वैसे तो सामंतवाद पहले से चला आया, लेकिन गुप्तों के बाद में कुछ ज्यादा ही सामंतवाद, क्षेत्रीय सामंतवाद एक तरह के ज्यादा हो गए। तो उसके अंतर्गत अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से
महत्वपूर्ण सामंतवाद थे और उनके आधार पर किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सामंतवाद, सामंतवाद का जो शब्द का प्रयोग है स्वतंत्र, स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में इसका नाम लिया जाता है भाई, स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में इसका नाम लिया जाता था, जो कि सामंत थे। ज्यादातर जो सामंत थे वो किसी राजा के अधीन किसी छोटे से विषय के, भक्ति के या ग्राम के छोटे छोटे उनके सामंत थे। ठीक है, तो उनका नाम ज्यादातर आता है। लेकिन सामंतवाद का जो ज्यादा शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले कहाँ मिला? अर्थशास्त्र में। अगर अर्थशास्त्र में इसका नाम का उल्लेख मिलता है सामंतवाद का, तो भाई जाहिर सी बात है कि मौर्यों के समय में सामंतवाद था और इसका क्या था? स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में। देखा, यानी कि जो सामंतवाद है गुप्तों के बाद में इसका प्रचलन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सामंतवाद काफी प्रचलित हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे सामंत, भाई मौर्यों के बाद में छोटे छोटे सामंत क्षेत्रवादी राजा सामने आते हैं, उनके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और साथ में क्या है? स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में इनसे ना सामंतवाद से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? अर्थशास्त्र में क्या है? स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में। और सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख हुआ प्रथम सदी में। याद रखना, पेपरों में अगर क्वेश्चन उदाहरण के लिए बन जाए कि सामंतवाद का सबसे पहला उदाहरण या सबसे पहले इसका प्रयोग कब, तो वो याद रखना सर्वप्रथम पहली सदी किसमें मिलता है? बुद्ध चरित्र में। पहली सदी बुद्ध चरित्र में। और किस रूप में? किस रूप में? जमींदारी के रूप में। भाई देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामंतवाद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मौर्य काल के दौरान कहां पर आया, तो देखो अर्थशास्त्र में है। किस रूप में मिला था? स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, सर्वप्रथम कौन सी सदी में सामंतवाद शब्द का उल्लेख मिला, तो सर्वप्रथम मिलता है प्रथम सदी बुद्ध चरित्र में। किसके रूप में मिलता है? तो जमींदारी के रूप में। ये क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, और इसका जो अंकुरण हुआ था, इसका जो अंकुरण जो हुआ था ना सामंतवाद को, तो शक और कुषाण काल में हुआ था। और कुषाण काल क्या थे? गुप्त और कुषाण तो एक साथ चले थे, क्योंकि गुप्त काल में गुप्तों की और शकों की तो काफी झगड़े भी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद में गुप्त काल में देखो वही है ना, मैंने वो सारे ले दिए कि भाई मौर्य काल में सामंतवाद का शब्द किस प्रकार था, है ना, कुषाण काल में किस प्रकार। अब गुप्त काल की देखते हैं। ये मिलान के लिए आते हैं, मिलान के लिए क्वेश्चन इसमें मिलान के लिए आते हैं। तो गुप्त काल में क्या था? धर्म विजय नीति, धर्म विजय नीति के फलस्वरूप ये सामंतवाद जाना जाता है। और सामंतवाद के अंतर्गत कौन कौन से शासक या वंश शुरू होते हैं? भाई गुप्तों के बाद में सामंतवाद के कौन कौन से किस प्रकार से शासक और वो होते हैं, तो वो कौन कौन से आते हैं, देखो आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। इसलिए मैंने सामंतवाद के बारे में बताया कि मोखरी, परिव्राजक, सनकानिक, वर्मन, मैत्रिक, ये गुप्तों को क्या कहते थे? ये इनके गुप्तों का एक तरीके से सामंतवाद मानो, ये सामंत थे, जो आने वाले समय में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि यही क्षेत्रीय राजा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और ये क्या कहते थे गुप्तों को? महाराजाधिराज। ये गुप्तों को महाराजाधिराज कहते थे। गुप्तों की जब शक्ति कमजोर होती है तो ये अपने वजूद में आते हैं और यही फिर शासन करने शुरू कर भी देते हैं। ठीक है, सामंतवाद की अगर श्रेणियों की हम बात करें तो श्रेणियों के अंतर्गत अब आप देखिए कौन कौन से सामंत थे। ये सामंतवाद की श्रेणियां हैं। तो महामंडलेश्वर 1 लाख गांव, अब जो व्यक्ति 1 लाख गांव का महामंडलेश्वर था, सामंत था, तो इस लगभग इसके पास में अपनी कुछ सेना भी होगी। इसी प्रकार जब सेना होगी तो ये अपने क्षेत्र पर, भाई जब सामंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, इनके नीचे इनके अंतर्गत 1 लाख गांव आते हैं, वह इनकी सेना भी होगी, तो इनके पास में मनुष्य बल या सैनिक बल भी ज्यादा होगा, तो ये भाई दबदबा तो होगा ही इनके पास में। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से
इनके राज्य उभर के आएंगे, उनके बारे में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मंडलेश्वर के पास में क्या था, 1,00,000 गांव, और महामंडलिक के पास में क्या है, 50,000 गांव। यानी कि ये सबसे बड़े सामंत, ये छोटे सामंत, ठीक है। इनके पास में 50,000 गांव थे। अब महासामंत की बात करते हैं। महासामंत में क्या है, 20,000 गांव, ठीक है। उसके बाद में सामंत की बात करते हैं, कौन से, 10,000 गांव वाले सामंत थे, इनके नीचे 10,000 गांव थे। लघु सामंत के 5,000 गांव वाले, और चतुरांशका ये क्या थे, 1,000 गांव वाले सामंत थे। इनके अलावा, अब इनके अलावा देखो, क्योंकि गुप्तों की तो शक्ति यहां से कमजोर होनी शुरू हो जाती है, यानी गुप्त का पतन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में सामंतों का ही शासन आने वाली वीडियो में बताएंगे शुरू होता है। तो इसमें क्या देखो, 1,000 के बाद में देखो कितने सामंत है, 20 गांव का भी सामंत का है, 3 गांव, 2 गांव और 1 गांव का सामंत के, 1 गांव का भी सामंत हमें मिलता है। और इसका यानी 1 गांव के सामंत का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसमें देखो चतुराशका, इसमें क्या है, छोटा राजा, इसको क्या बोलते थे, छोटा राजा। भैया जब ये चतुराशका छोटा राजा था, और चतुराशका में 1,000 गांव आते थे, तो भैया जब ये राजा थे, तो जाहिर सी बात है, जब राजा थे तो सिपाही तो होंगे, और हो सकता है अपने राज्य विस्तार में भी ये थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते भी होंगे, इनके बारे में जानेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या थे, ये सामंत तो थे गुप्तों के। इसके बाद में क्या है, इनसे जो नीचे आते थे, नीचे याद रखना, सामंतों के बाद में जो नीचे आते थे वो राजपुत्र आते थे। क्योंकि आने वाले गुप्तों के बाद में जो समय आया था, पूर्व मध्यकाल, राजपूत ही सामने आते हैं शासकों के रूप में, और या फिर ये समझ लीजिए गुप्तोत्तर बाद या वर्धन वंश के बाद में राजपूत ही मध्यकाल तक, या मध्यकाल से पूर्व राजपूतों का ही शासन शुरू होता है। तो ये वही सामंत हैं जो गुप्तों के बाद में हमें सामने आते हैं, इनके बारे में हम अब जो जान रहे हैं। तो सामंतों के बाद में क्या, छोटे राजा राजपूतों की गणना कर सकते हैं। ये क्या थे, गांव के प्रमुख थे, याद रखना, गुप्त समय में राजपूत गांव के प्रमुख थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से गुप्तों से संबंधित शासन व्यवस्था के बारे में, और उनके करों के बारे में, और उनके सामंतों के बारे में जानकारी मिली होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं के आधार पर अगर पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप उसका बेहतरीन तरीके से आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो आएगी आने वाले समय में सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछली वीडियो को देखने के लिए आप उन लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।